हेलो बच्चों, वेलकम टू टैब ट्यूटोरियल। माय नेम इज़ भाविका पटेल। आज हम स्टार्ट करते हैं 9 साइंस चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन किसे कहते हैं? तो ग्रेविटेशन जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। कोई भी टू ऑब्जेक्ट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में जो रहता है उसे हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशन है। और यूनिवर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड इट बाय एन अनसीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो फोर्स हम देख नहीं सकते, पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉन एज ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटी, a natural force that pull all object toward the center of the earth, ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। कीप द मून ऑर्बिट, मून ऑर्बिट पर रखो। इट होल्ड स्टार टुगेदर एंड बाइंड गैलेक्सी टुगेदर फॉर बिलियंस ऑफ ईयर, प्रिवेंट प्लैनेट फ्रॉम लूजिंग देयर एटमॉस्फेयर। अब देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसे कहते हैं? तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने भी ग्रेविटेशन में ही बात की कि कोई दो ऑब्जेक्ट होते हैं, उसके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो उसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं। which is directly proportional to the product of masses of the object and inversely proportional to square of distance between them. This is called law of gravitation of universal law of gravitation. Let masses, मास लेते हैं तो एक मास हम एम लेते हैं, कैपिटल एम, और दूसरा मास स्मॉल एम लेते हैं। तो टू ऑब्जेक्ट के अलग अलग मास ले लिए, कैपिटल और स्मॉल एम, और डिस्टेंस हमने डी ले लिया। तो एफ इज इक्वल टू अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मास। तो क्या होगा? एफ इनवर्स कैपिटल मास इंटू स्मॉल मास अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ दिया है यहाँ एक मास दिया है m1 m2, m1 m2 मास दिया है, ठीक है। तो f इनवर्स m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, हमने इनवर्स को प्रोपोर्शनली कर दिया, तो क्या हो जाएगा? f इज इक्वल टू, हमने कॉन्स्टेंट जी कॉन्स्टेंट ले लिया, तो इनवर्स f इज इक्वल टू जी कॉन्स्टेंट हो गया m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जी है, तो जी है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और उसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारी फोर्स कितना आ गया? फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर आ गया। जी क्या है? तो जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स toward the
Earth, there is change in its acceleration due to gravitational force of Earth. So this acceleration called acceleration due to gravity. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या हो जाएगी? तो हम लेते हैं कि एक्सेलरेशन हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एफ इज इक्वल टू एम ए में जो ए है वो क्या है? एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लेते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कैपिटल जी, मास लेते हैं एम, और कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसका रेडियस आर स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। वो आगे देखते हैं, आगे बताऊंगी मैं। यूनिट ऑफ जी, जी स्मॉल उसे क्या कहते हैं? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या मीटर सेकंड रेज़ टू -2 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी? जी स्मॉल जी, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैथमेटिकली देखते हैं। तो मैंने पहले बोला था वो न्यूटन का सेकंड लॉ लेते हैं, तो एफ इज इक्वल टू एम ए। अब एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी जी है, तो ए की जगह जी रख लो। ठीक है, और हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू वो क्या थी? एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी, मास, दो मास है कैपिटल एम और स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन है एफ इज इक्वल टू एम जी, और सेकंड इक्वेशन है एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। वो उसमें पुट कर दो तो क्या इक्वल कंबाइन कर दो तो क्या हो जाएगा? एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ से स्मॉल ए निकल गया तो क्या हो जाएगा? जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और वेर एम इज मास ऑफ अर्थ एंड डी इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट द अर्थ। कोई ऑब्जेक्ट नियर ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, डिस्टेंस डी इज इक्वल टू रेडियस। मैंने आगे भी कहा था कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लो जिसका रेडियस लेना है, तो हम क्या करेंगे? रेडियस का आर ले लेंगे, तो जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू मिल जाएगी, और जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और उसकी वैल्यू तो मैंने पहले बता दी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, पर यहाँ फाइंड करते हैं। तो हमने कैपिटल जी की वैल्यू पहले आगे ली थी, तो कैपिटल जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, और मास यहाँ लिया है, यहाँ मास 6 इंटू 10⁻10⁻24 लिया है, अपॉन रेडियस वो लिया है 6.4 इंटू 10⁻6 लिया है, तो उसका कैलकुलेशन करते हैं तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो उसमें फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ जी फाइंड करना है, तो हम रेडियस कितना लेना है? तो रेडियस ऑफ अर्थ का रेडियस कितना है? 6.4 10⁻6 एम है। फिर उसका मास ऑफ अर्थ, उसका मास कितना है? तो 6 इंटू 10⁻24 kg है, और जी की वैल्यू तो 6.67 और इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर।
अपॉन kg² है, उसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मिल जाएगी, वो आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, वो दोनों की वैल्यू, तो कैपिटल जी की वैल्यू हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg², और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी है वो स्केलर क्वांटिटी है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो वेक्टर क्वांटिटी है। फिर ग्रेविटेशन कांस्टेंट वैल्यू रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज एवरीवेयर, वो कांस्टेंट रहती है, कहीं भी जाओ उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, वो फिक्स रहेगी 6.67 इंटू 10⁻11। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी की वैल्यू वो वेरिएबल होगी और एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसका यूनिट, तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम और स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। ओके, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6। उसका सरफेस पर कितना फोर्स हो जाएगा 1/6, यानी कि 6 पार्ट हो जाएगा। एट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ on the earth, what is the weight of Newton of 10 kg object on moon, and on the earth weight of object of moon is equal to weight of on the earth। तो कितना हो जाएगा वेट ऑफ मून, मून में 1/6 वेट ऑफ अर्थ, और मास कितना हो जाएगा मास इतने जितना है उतना ही रहेगा, पर वेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 1/6 हो जाएगा। आगे देखते फ्री फॉल द फॉलिंग ऑफ बॉडी फ्रॉम height toward the earth under gravitational force is called free fall। यहाँ डायग्राम में भी बताया कि कोई भी बॉडी, द फॉलिंग ऑफ बॉडी फ्रॉम हाइट से जब फॉल करती है, अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो उसे क्या कहते हैं फ्री फॉल कहते हैं। ठीक है, सच अ बॉडी इज कॉल्ड फ्रीली फॉलिंग body, the earth attract object toward it due to gravitational force। whenever object fall toward the earth under this force, we say that object are in the free fall। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हाइट में से नीचे फॉल करेगा तो वो जो फोर्स होगा उसे हम फ्री फॉल कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मास। हमने पहले भी कहा कि कोई भी जगह बॉडी का मास जो होता है उतना जितना होता है उतना ही रहता है, पर उसका वेट चेंज हो जाता है। अभी ग्रेविटी ऑफ मून में जब देखा तब उसका एग्जांपल भी देखा कि कितना होता है, वेट चेंज होता है पर मास वही रहता है। देखते हैं यहाँ डिफरेंस में मास ऑफ अ बॉडी इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया
weight of the body is the force with it is attached toward the earth, यानी कि वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, W इज इक्वल टू mg। अब मास का यूनिट SI यूनिट किलोग्राम है और वेट का SI यूनिट न्यूटन है, ठीक है। मास रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर, किसी भी जगह मास जितना है उतना ही रहेगा। एग्जांपल लेते हैं कि हम बुक को कोई भी प्लेनेट पे रखो, अर्थ पे रखो कि या कोई दूसरी जगह रखो, मून पे रखो, तो बुक का जितना मास है, जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उतना ही करेगा, उसका मास तो सेम रहेगा, ठीक है, पर उसका वेट चेंज हो जाएगा। इट वैल्यू चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास इट कैन बी मेजर्ड बाय कॉमन बैलेंस, इट इज़ मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस से मेजर कर सकते हैं और मास को कॉमन बैलेंस से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर। Thrust is the force acting on the object perpendicular to the surface. Example, when you, example के साथ ही दिया है इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। When you stand on loose sand, the force weight of your body is acting an area equal to the area of your feet when you lie down. The same force act an area equal to constant area of whole body. In body cases, the force acting on the sand is the same, ठीक है। फोर्स की सॉरी थ्रस्ट, तो थ्रस्ट इज फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उसका SI यूनिट हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। अब लेते हैं प्रेशर। प्रेशर इज द फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। एग्जाम्पल लेते हैं द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ऑन लूज sand is larger while standing than while lying down. SI unit of thrust is equal to N upon m square या m n m रेज़ टू -2 भी कह सकते हैं, उसको पास्कल PA कह सकते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? पास्कल PA सिंबल। आगे देखते हैं ग्रेविटेशन। द अपवर्ड फोर्स exerted by fluid, liquid and gas on object when they are immersed in them is called buoyant force and phenomenon it is called buoyancy। तो बायंसी किसे कहते हैं? तो कोई भी अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड में लो तो लिक्विड भी ले सकते हो या कोई गैस भी, ठीक है। वाटर का एग्जांपल भी ले सकते हो, यहाँ वाटर का डायग्राम में बताया है। लिक्विड एंड गैस में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, व्हेन दे आर इमर्स्ड इन देम कॉल्ड बायंट फोर्स। ऊपर की तरफ फोर्स जो लगता है उसे हम बायंट फोर्स कहते हैं। फिनोमेनन इज बायंसी, ठीक है। नाउ टू कीप ऑब्जेक्ट इमर्स्ड वी हैव अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन टू ओवरकम बायंट फोर्स। यहाँ ऑब्जेक्ट डायग्राम में ऑब्जेक्ट बताया कि ऑब्जेक्ट डेंसिटी उसकी क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी कितनी है? लेस देन ऑफ द लिक्विड फ्लोट ऑन द लिक्विड। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी डेंसिटी लेस होती है वो वाटर से, तो वो फ्लोट करता है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट डेंसिटी ग्रेटर देन डेटर लिक्विड
वो सिंक करता है। जो उसकी डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होगी, लिक्विड से ज़्यादा होगी तो वो क्या करता है, सिंक करता है, और लिक्विड से कम होती है तो वो फ्लोट करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ बताया है व्हाट आर द टाइप ऑफ बायंसी, बायंसी के टाइप बताए हैं, पॉजिटिव, न्यूट्रल बायंसी और नेगेटिव बायंसी। ठीक है, तो पॉजिटिव बायंसी किसे कहते हैं, तो बायंट फोर्स इज ग्रेटर देन वेट सो दैट द ऑब्जेक्ट फ्लोट, जो फ्लोट करता है तो पॉजिटिव बायंसी है। न्यूट्रल बायंसी, बायंट फोर्स इज इक्वल टू वेट सो ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड इन फ्लूइड, उसके जितना ही होता है तो वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, और नेगेटिव बायंसी, बायंट फोर्स इज लेस देन वेट सो द ऑब्जेक्ट सिंक। हमने कहा कि जिसकी आगे ही बताया कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, यहाँ ऑब्जेक्ट में यहाँ बताया है कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है तो वो सिंक करता है, और वाटर से कम होती है तो वो फ्लोट करता है। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि पॉजिटिव बायंसी किसे कहते हैं, तो उसका वेट, बायंट फोर्स ग्रेटर देन वेट सो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है। ठीक है, इक्वल रहता है तो वो न्यूट्रल रहता है, और बायंट फोर्स लेस देन वेट सो ऑब्जेक्ट सिंक करता है। ठीक है, आगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब देखते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, ग्रेविटेशन व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड fully or partially in a liquid, it experiences an upward force that is equal to weight of fluid displaced by it. ठीक है, तो यहाँ डायग्राम में एग्जांपल दिया है, डायग्राम दिया है, उसमें दिया आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, और बायंट फोर्स लगा है। यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, एक वेट लिया है, यहाँ उसको पानी में डाल, तो पानी में जितना, जो एक ऑब्जेक्ट है वो जितना पानी में जाता है तो उसका उसके जगह पानी यहाँ से बाहर निकलता है और वो बाउल में आ जाता है। तो उससे हमें पता चलता है कि वो क्या पता चलता है कि बायंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर। तो जितना यहाँ फोर्स था उतना वो वाटर की जगह आ गया, तो वाटर क्या हुआ, वाटर बाउल से बाहर निकल गया, क्योंकि उतना बायंट फोर्स लगा। ठीक है, तो वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है व्हेन बॉडी इमर्स फुली और पार्शियली in a fluid, it experiences upward force that is equal to the weight of fluid displaced by it, उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, if the weight of water displaced is less than weight of object, the object will sink. Archimedes principle has many applications. It is used designing ship and submarine, lactometer, which are used to determine purity of sample of milk, hydrometer used for determining density, वो सब आर्किमिडीज की प्रिंसिपल के एग्जाम्पल है। ठीक है, वो सब एप्लीकेशन है, वो सब आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के एप्लीकेशन है। ओके, अब आगे देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी सब्सटेंस। रिलेटिव डेंसिटी
of substance, relative density of a substance expresses the heavier or density of substance in comparison to water. For example, relative density of iron. यहाँ एग्जांपल में लिया है कि आयरन की रिलेटिव डेंसिटी 7.8 मीन्स आयरन इज 7.8 टाइम हैवी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर. तो रिलेटिव डेंसिटी उसका यूनिट नहीं है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा. रिलेटिव डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. ठीक है. अब वाटर का सीजीएस यूनिट ले तो वाटर का सीजीएस यूनिट हो जाएगा 1 ग्राम, और उसका एमकेएस यूनिट ले तो उसका हो जाएगा 10⁻³ यानी कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा. ठीक है. यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. सो स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आई विल आंसर इट. सो थैंक यू.